वेलकम स्टूडेंट। सो वर्क के नए एपिसोड चैप्टर 2 वर्क के नए एपिसोड में मैं अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स टू बी जीरो। किन किन दो कंडीशन पे, ये आईसीएसई का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है कि वर्क किन दो कंडीशनों पे वर्क जीरो होता है। तो वर्क दो कंडीशनों में जीरो होता है। पहला W बराबर एफ एस कॉस थीटा वे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक वर्क तब जीरो होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले एपिसोड में, अगर थीटा कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, अगर थीटा 90 डिग्री का है तो उस केस में आपका वर्क जीरो होगा। और दूसरा व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, व्हेन यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी शोज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने कोई फोर्स लगाया और बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो उसमें वर्क जीरो होगा। तो ये दो कंडीशन में वर्क जीरो होता है। पहला व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आईसीएसई काउंसिल में कई बार आ चुका है कि इन दो कंडीशन में वर्क जीरो नहीं होता। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के बाद W बराबर एफ एस। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन की, W बराबर एफ एस, अगर हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर नीचे वर्टिकल सरफेस की बात करते हैं तो उस केस में वर्क क्या होगा? उस केस में वर्क W बराबर एफ एस ना होकर क्या होगा जरा देख लीजिए। W एफ इज इक्वल टू एम ए और S इस एम ए और ये S होगा। अब इधर देखिए, जब कोई चीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा तो उस केस में A की जगह आ जाएगा G और S की जगह हो जाएगा H। तो W बराबर mgh। जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस की तो उस समय वर्क होगा W बराबर fs। लेकिन जब बात करेंगे वर्क ऊपर से नीचे की वर्टिकल प्लेन की, तब उस केस में आपका जो वर्क हो जाएगा W बराबर mgh। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी पर्सन थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आता है बाय स्टेयरकेस, बाय एलिवेटर और बाय लिफ्ट। इन तीनों कंडीशन में वर्क कितना होगा? इन तीनों कंडीशन में वर्क विल बी द सेम, वर्क सेम होगा, चाहे बंदा लिफ्ट से आए, चाहे एलिवेटर से आए, चाहे स्टेयरकेस से आए। इन तीनों ही केस में वर्क सेम होगा क्योंकि तीनों ही केस में एम मास सेम था, ग्रेविटी सेम थी और सेम आई थी। तो हमें लगता तो जरूर है कि वर्क लिफ्ट के केस में कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तीनों केसेस में वर्क विल बी द सेम क्योंकि मास, ग्रेविटी और हाइट तीनों केस में एक जैसे है। अब इसके बाद मैं आपको ले रहा हूं डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट जूल। लो, देखिए W इज इक्वल टू एफ एस, ये आपका हुआ जूल, ये हुआ 1 न्यूटन और ये हुआ मीटर। अब अगर ये डेफिनेशन आती है ऐसे कॉन्स्टेंट में, डिफाइन 1 जूल, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क, एरो बना देता हूं मैं, ये देखिए 1 जूल ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन, 1 joule of work is said to be done when you are applying a force of 1 Newton on the body and the body shows the displacement of 1 meter in its own direction। इसको जरा एक बार और समझ लीजिए। अगर आपने 1 जूल का वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल का वर्क तब कहलाएगा कि जब किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट शो किया 1 मीटर, तब आपका वर्क 1 जूल के बराबर होगा। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन यू आर अप्लाइंग a force of 1 न्यूटन on a body and the body shows the displacement of 1 meter in its own direction, then 1 joule of work is said to be done। तब 1 जूल का वर्क कहा जाएगा। अब इधर देखिए 1 अर्ज, सेम एज टी अगर डेफिनेशन आ गई 1 अर्ज की, तो आप क्या करेंगे? 1 अर्ज ऑफ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 डायन ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 centimeter in its own direction,
देन 1 अर्च ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। अगर एक अर्च का वर्क एक बॉडी पर लगाया जाए और बॉडी पर फोर्स 1 न्यूटन 1 डायन का लगाया जाए और बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो करे 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो वर्क होगा 1 अर्च के बराबर होगा। 1 अर्च of work is said to be done when you apply a force of 1 dyne on a body and the body shows the displacement of 1 centimeter in its own direction. Clear? अब आता है relationship between joule and urge। अब आप देखिएगा जरा, नया टॉपिक ये थोड़ा सा है, जूल और अर्ज में रिलेशन डेवलप कर रहा है। अब जरा इधर देखिए, W इज इक्वल टू Fs, ये हो गया 1 जूल, ये हो गया 1 न्यूटन और ये हो गया 1 मीटर। अब इस न्यूटन को हम चेंज करेंगे अर्ज में, जूल को एज इट इज रखेंगे। 1 न्यूटन इन क्लास 9 में पढ़ा होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप जरा इधर देखिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डायन सेंटीमीटर। अब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। अब इधर देखिए, अर्ज 1 डायन सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 अर्ज के। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्च। ये आपका रिलेशन है। एक बार और समराइज कर देता हूं 1 जूल की डेफिनेशन। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on a body and the body shows the displacement of 1 meter in its own direction, then 1 joule of work is said to be done. 1 arch, define 1 arch. 1 arch of work is said to be done when you are applying a force of 1 dyne on a body and the body shows the displacement of 1 centimeter in its own direction, then arch's work is said to be done. The relationship between joule and arch, W is equal to Fs, 1 joule 1 न्यूटन 1 मीटर। 1 जूल एज इट इज रहेगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन इंटू 100 सेंटीमीटर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डायन सेंटीमीटर और इस डायन सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा अर्च। दिस इज द, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्च। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्च।